तो इस्लाम भारत आया साल 712 में, जब सिंध में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हराया और सिंध पर कब्जा किया। अब इससे पहले चलते हैं और पहले बीसी की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो अभी का कैलेंडर चल रहा है उसमें 2023 चल रहा है, यानी अभी 2023 साल ही बीते हैं, जिन्हें जोड़ा जाता है जीसस के जन्म के बाद से, और इसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। तो भारतीय इतिहास शुरू होता है सिंधु घाटी सभ्यता से, जो 3300 बीसी से 12 या 1300 बीसी तक रही, यानी ईसा से लगभग 3300 साल पहले और आज से लगभग 5500 साल पहले ये सभ्यता थी। ईंटों से बने घर, पानी का ड्रेनेज सिस्टम, मिट्टी के बर्तन, गहने, कपड़े, दूर देशों से व्यापार और एक प्लैन्ड सिटी, ये सारी खासियत थी कुछ सिंधु घाटी सभ्यता की। इसके बाद शुरू हुआ वैदिक काल, जिसमें वेदों को लिखित रूप मिला। साल 1500 बीसी से शुरू हुआ वैदिक काल 500 बीसी तक चला, यानी लगभग 3500 साल पहले से वैदिक काल शुरू हुआ और 2500 साल पहले तक चला। 1000 सालों का इसका वक्त था। इस काल में वेदों की रचना हुई, पूजा पद्धति को रूप मिला, वर्ण व्यवस्था बनी और हिंदू धर्म या सनातन धर्म का लिखित इतिहास हमें इस काल का मिलता है। और ये सब भारत में इस्लाम आने के लगभग 2500 साल पहले हो चुका था। फिर 1200 बीसी से 500 बीसी के बीच भारत के नॉर्थ वेस्ट में गांधार राज्य की शुरुआत हुई, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। और इस वक्त तक कंबोज लोग भी, कंबोज सभ्यता भी इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुके थे। बृहदारण्यक उपनिषद में 700 बीसी में ही याज्ञवल्क्य जी ने अस्तित्व, चेतना और नश्वरता के बारे में सवाल किया और उस पर बहस की, और आत्मा की खोज के लिए नेति नेति के सिद्धांत की व्याख्या भी की। 6ठी से 4थी सदी ईसा पूर्व के बीच गांधार में पाणिनि हुए, जो भाषाविद थे और जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की और जिन्हें भाषा शास्त्र या व्याकरण का पिता माना जाता है, और साथ ही इन्हें पहला भाषाविद यानी लिंग्विस्ट माना जाता है। यानी मैथ्स, फिलॉसफी, मेडिकल और लिंग्विस्टिक्स, हर चीज में बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही थी। अब बात राजाओं की। तो मगध में 544 बीसी में हर्यंक नाम से पहला बड़ा वंश शुरू हुआ, जिसके पहले ही बृहद्रथ वंश मगध पे रूल कर चुका था। ये वही बृहद्रथ वंश था जिसमें जरासंध का जन्म हुआ था। और ये सब लिखित इतिहास की बात मैं कर रहा हूँ। अब जाहिर है, अगर जरासंध के वंश के बारे में हमें जानने को मिलता है तो महाभारत को हमें कल्पना या मिथ्या तो नहीं मान सकते। हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और फिर मौर्य वंश आया। 5th से 6th सेंचुरी बीसी में ही तक्षशिला यूनिवर्सिटी बन चुकी थी, जो वैदिक और बौद्ध शिक्षा का केंद्र बनी, यानी जहां वेदों के साथ साथ अलग अलग विज्ञान के विषयों पर पढ़ाई होती थी या फिर शोध होता था। 5th सेंचुरी में नालंदा यूनिवर्सिटी बनी, जो दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, यानी यहाँ पर स्टूडेंट्स रुक कर पढ़ाई करते थे और अपनी पूरी पढ़ाई हो जाने के बाद वो यहाँ से जाते थे, यानी हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर थी। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। अब साउथ की तरफ देखें तो 400 से 300 ईसा पूर्व में ही दक्षिण भारत में संगम लिटरेचर लिखा जा रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में अपने मौर्य एम्पायर की शुरुआत की और अखंड भारत की नींव रखी। फिर अशोक आए और भारतीय समाज हर क्षेत्र में अपने चरम पे पहुंचा और भारत में एक बहुत ही सभ्य समाज एक सार होकर विकसित हुआ। इसी बीच महाराष्ट्र में 2nd से 1st सेंचुरी के बीच अजंता की गुफाएं पहाड़ों को, चट्टानों को काटकर बनाई जा रही थी, और इसी बीच 200 बीसी के आसपास पतंजलि जी हुए, जिन्होंने योग सूत्र का संकलन किया, उन्हें कंपाइल किया, और जिन्हें हम योग से जोड़कर देखते हैं, और योग का पिता कहना इनको गलत नहीं होगा। ये सब कुछ 2000 साल से पहले हो रहा था, यानी जीसस के जन्म के तो सदियों पहले ये सब हो रहा था, और इस्लाम के भारत में आने के तो हजारों साल पहले ये सब हो चुका था। बाद में मौर्य एम्पायर कमजोर हुआ और उसके कमजोर होने से अलग अलग राज्यों की शुरुआत हुई, अलग अलग राज्य उभर कर आए और अलग अलग वंशों की शुरुआत हुई। अब बात बीसी की नहीं, एडी की, यानी जीसस के बाद, यानी जो हमारा अभी का कैलेंडर है उसमें क्या क्या हुआ। तो जब पहला साल इस कैलेंडर का शुरू हुआ, यानी 2023 का जो पहला साल शुरू हुआ था, उसमें बहुत सारी चीजें जो पहले की चल रही थी वो उसी तरह कंटिन्यू होती रही। जैसे जो यूनिवर्सिटीज थी वो चलती रही, अजंता की गुफाएं बनती रही और संगम लिटरेचर की रचना कंटिन्यू होती रही। अब चंद्रगुप्त मौर्य के सदियों बाद उन्हीं के नाम के एक दूसरे बड़े राजा हुए 320 एडी से 350 एडी तक, जो थे चंद्रगुप्त वन और जो थे उत्तर भारत के गुप्त
गुप्ता साम्राज्य के। मौर्य एम्पायर के बाद पहली बार कोई इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा वंश भारत पर रूल कर रहा था। और गुप्ता पीरियड को भारतीय इतिहास में स्वर्णिम काल कहा जाता है, यानी गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि जो चीजें, जो तरक्की और उन्नति इस काल में हुई उसका कोई भी मैच नहीं था। गुप्ता वंश में 4 महान राजा हुए, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू और स्कंदगुप्त। साहित्य हो, विज्ञान हो या टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र में तेजी से उन्नति हो रही थी और बहुत बड़े बड़े काम हो रहे थे गुप्ता पीरियड में। धन्वंतरी हो या कालिदास, वराहमिहिर, हरिसेन, ये सब चंद्रगुप्त टू के नवरत्नों में से थे। कालिदास कहते हैं कि गुप्ताज ने भारत और भारत के बाहर 21 राज्यों को जीता, जिसमें पारसिकाज यानी पर्शियंस या ईरानी थे, हुण थे और कंबोज भी थे। आर्यभट्ट ने इसी दौर में शून्य की खोज की, वात्स्यायन इसी दौर में हुए, शुक्र नीति सार भी इसी दौर में लिखा गया, जिसमें राजनीति के बारे में बात हुई, लोग कैसे रहें, गांव कैसे रहें, परिवार, समाज और नैतिकता की बात हुई, यानी समाज की हर एक यूनिट की बात हुई, व्यक्ति, परिवार, राज्य, समाज और देश, और साथ ही नैतिकता की बात इसमें की गई। इन्हीं चंद्रगुप्त टू को हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, जो उज्जैन में अपने न्याय के लिए जाने जाते थे। और बचपन में हम सब ने इनकी कहानी जरूर सुनी होगी, चाहे वो इनका सिंहासन बत्तीसी की कहानी हो, चाहे विक्रम और वेताल की कहानी हो। इन सब कहानियों में जो विक्रमादित्य राजा थे, असल में वो कोई और नहीं बल्कि यही चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिन्हें कहानियों में, किस्सों में हमने विक्रमादित्य के नाम से जाना और जिन्हें इतिहास में हमने चंद्रगुप्त टू के नाम से जाना। गुप्त वंश का रूल 6ठी सदी की शुरुआत तक चला। 4th सेंचुरी में ही बंगाल में गौड़ वंश की शुरुआत हो चुकी थी, जिसने 6th सेंचुरी तक रूल किया। इसके बाद जो बड़ा वंश आया वो था राजा हर्षवर्धन का वर्धन या पुष्यभूति वंश, जो 500 से 647 एडी तक चला और इस एम्पायर ने नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पर रूल किया। अब जाकर चालुक्य डायनेस्टी का रूल शुरू हुआ, जिनका रूल चला 543 से 753 एडी तक, और जिन्होंने रूल किया सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया पर। इसी के साथ वर्मन वंश हुआ, जिसने कन्नौज से रूल किया 650 के आसपास से 770 तक। और अब जाकर हम 8th सेंचुरी में पहुंचते हैं, जब साल 712 में मोहम्मद बिन कासिम के सहारे सिंध में इस्लाम आया और इसके भी बाद भारत में इस्लाम आया। और अब तक, इसके पहले हम मैथ्स, मेडिकल, फिलॉसफी, लिंग्विस्टिक्स, आर्किटेक्चर, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, हर क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ चुके थे और अपने शिखर तक पहुंच चुके थे। चाहे प्लान्ड सिटी हो या सिक्कों का चलन हो, व्यापार कैसे करना हो, राजा किस तरह का व्यवहार करें, नागरिक किस तरह का व्यवहार करें, समाज सुचारू रूप से कैसे चले, इसके लिए हर किसी की क्या ड्यूटी है, इन सारी चीज़ों के बारे में ग्रंथ लिखे जा चुके थे और बहुत सारी बातें की जा चुकी थी। और इस तरह का एक समाज विकसित होके अपने चरम तक पहुंच चुका था। बस इतने ही जाहिल थे हम लोग, इतना ही पढ़ पाए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो, और ये वीडियो ज़रूर उन तक शेयर कीजिएगा, उन तक पहुंचाइएगा जो कहते हैं कि ताजमहल और लाल किला से पहले भारत में कुछ था ही नहीं, और ताजमहल और लाल किला बनने के बाद हम एकदम से उन्नति की ओर अग्रसर कर गए। जय हिंद।